आज हमारे हाथ द मास्टर प्लान, अ मॉडर्न गाइड टू स्पिरिचुअल क्लैरिटी किताब के कुछ हिस्से लगे हैं। और इसका शीर्षक ही अपने आप में एक बड़ा दावा है, एक मास्टर प्लान। हम सब ने ये सुना है, एक ही जिंदगी है, इसे खुलकर जियो। पर खुलकर जीने का मतलब क्या? सिर्फ घूमना फिरना, पार्टी करना और एक अच्छी नौकरी पाना है? या इसका कोई कोई गहरा मतलब भी है? आज हमारी पड़ताल इसी पर है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जिंदगी जीने का कोई मास्टर प्लान होता है, और क्या आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी उतनी ही मुश्किल और कह सकते हैं उबाऊ है जितना हम सोचते हैं, या ये एक ऐसा हाईवे है जिस पर सफर मजेदार और फायदेमंद दोनों हो सकता है। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। श्रोति की एक बात मुझे बहुत सटीक लगती है। लगभग हर घर में गीता या कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ रखा होता है, पर वो बस धूल खा रहा होता है। उसे पढ़ता कौन है? आज की जो ये भाग दौड़ वाली जिंदगी है, इसमें संस्कृत या वेद पुराण समझने का ना तो समय है, न ही इच्छा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सब चीजें तो रिटायरमेंट के बाद की हैं। और यही यही वो पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे यह स्रोत चुनौती देता है। ये धारणा कि मोक्ष या आत्मज्ञान या ईश्वर प्राप्ति ये सब बहुत कठिन है, या इस जीवन में तो हो ही नहीं सकता। हाँ, या इस जीवन में तो असंभव ही है। इसी सोच के कारण लोग कहते हैं अभी क्यों टेंशन लें, अभी तो जीने के दिन है, मौज मस्ती करो। हाँ, एक तरह का टाला टोल। बिल्कुल, ये एक तरह का आध्यात्मिक टालाटोल है। हम मानकर चलते हैं कि ये सब बाद की बात है, जब जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी। लेकिन ये सुनने में थोड़ा मतलब आदर्शवादी लगता है। आज की दुनिया में जहाँ ईएमआई, कैरियर, सोशल प्रेशर इतना ज्यादा है, वहाँ आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देना प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है? क्या स्रोत इस सवाल का कोई जवाब देता है? बिल्कुल, और वो भी एक बहुत ही आधुनिक, बहुत ही सरल उदाहरण से। सोचिए, आपके पास दो हाईवे हैं। एक पुराना गड्ढों वाला रास्ता है, हाँ। और दूसरा बिल्कुल नया, एकदम चिकना हाईवे। दोनों पे टोल टैक्स बराबर है। लेकिन नए हाईवे पर आपका समय भी बचता है, गाड़ी भी खराब नहीं होती। और मान लीजिए कि हर 20 किलोमीटर पर आपको मुफ्त में पानी और स्नैक्स भी मिलते हैं। अब आप कौन सा चुनेंगी? अरे जाहिर है दूसरा वाला। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। स्रोत का यही दावा है। वो कह रहा है कि आध्यात्मिक मार्ग ही वो बेहतर हाईवे है। हमारी ये धारणा कि यह रास्ता तपस्या, त्याग और कठिनाइयों से भरा है, वो पूरी तरह गलत है। अच्छा। हाँ, बल्कि किताब का तर्क यह है कि यह रास्ता न सिर्फ आसान है, बल्कि यह हमारे इसी जीवन को बेहतर, शांत और सार्थक बनाता है। मतलब जिंदगी से भागना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। भरपूर जीने का मतलब सिर्फ भौतिक चीजें इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि इस कॉस्मिक ड्रामा में हमारी असली भूमिका क्या है। यह जिंदगी को और गहराई से जीना सिखाता है। भूमिका को समझना, ये बात दिलचस्प है। यहाँ स्रोत एक और बड़ी मजेदार तुलना करता है फिल्म की क्रेडिट्स से। मुझे याद है बचपन में हम फिल्म शुरू होते ही एक्टर्स और डायरेक्टर के नाम फॉरवर्ड कर देते थे। हमें तो बस सीधे एक्शन पर जाना होता था। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी जिज्ञासा बढ़ती है। हम जानना चाहते हैं कि भाई, इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इसकी कहानी किसने लिखी है, म्यूजिक किसका है। सही बात है। ये फिल्म क्रेडिट्स वाली बात बिल्कुल सही है। मुझे याद है, मैं बचपन में स्टार वॉर्स देखता था और मुझे लगता था कि ल्यूक स्काईवॉकर ही हीरो है। आज जब देखता हूं तो सोचता हूं कि जॉर्ज लूकस का असल विजन क्या था। यही मैच्योरिटी है। हाँ। और ये सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं है। आज हम हर चीज का ब्रांड और ओरिजिन जानना चाहते हैं। ये कपड़े किस ब्रांड के हैं, ये फोन किस कंपनी का है, कार का इंजन किसने बनाया है। हम दिन भर गूगल और चैट जीपीटी पर कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। चीजों की तह तक जाना चाहते हैं। हाँ, उनके स्रोत को जानना चाहते हैं। तो हम हर चीज के डायरेक्टर और ब्रांड को जानना चाहते हैं। अरे, पर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी जिंदगी के बारे में सबसे कम जिज्ञासु हैं। ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। यही तो स्रोत का असल मुद्दा है। हम सब कुछ जानना चाहते हैं सिवाय एक सबसे जरूरी चीज के, मेरा खुद का ब्रांड क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मरने के बाद कहां जाऊंगी, और मेरी अपनी जिंदगी की फिल्म का लेखक और निर्देशक कौन है। कमाल है। हम दूसरों की फिल्मों के निर्देशक को तो जानना चाहते हैं, पर अपनी फिल्म के नहीं। बिल्कुल। किताब में असल में ये कहा जा रहा है कि जिस दिन ये सवाल हमारे मन में मजे के लिए नहीं, बल्कि गहरी बेचैनी के साथ उठने लगते हैं, बस उसी दिन हमारी माया की नींद टूटने लगती है। और ये माया की नींद, इसका मतलब कोई जादुई नींद नहीं है। नहीं, कोई जादुई नींद नहीं। इसका मतलब है वो ऑटो पायलट मोड जिस पर हम जीते हैं,
नौकरी, ईएमआई, वीकेंड, बिना ये पूछे कि इस सब का असली मकसद क्या है। ये सिर्फ एक मूक दर्शक बने रहने के बजाय अपनी जिंदगी के निर्देशक को खोजने की शुरुआत है। बिल्कुल, ये वो क्षण है जब हम कहानी के पात्र से कहानी के विश्लेषक बनने की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। ठीक है, इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत हमें सिर्फ बातें नहीं बताता, बल्कि हमारे दिमाग को झकझोरने के लिए कुछ पहेलियां भी देता है। पहली पहेली ये है, ये कब संभव है कि कोई अपनी पीठ को ठीक उसी तरह देख सके जैसे वो अभी किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहा है? अपनी पीठ को? हाँ, अपनी पीठ को। लेकिन रुकिए, कुछ शर्तें भी हैं। कोई शीशा, कैमरा या किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, व्यक्ति पूरे होश में होना चाहिए, यानी सपना नहीं देख रहा हो। ठीक है। और कोई जादू या शारीरिक जुगाड़ नहीं चलेगा, जैसे शरीर को तोड़ मरोड़ लेना। ये तो असंभव लगता है। मेरे दिमाग में तो बस यही आ रहा है कि शरीर को मोड़कर देखा जाए, लेकिन स्रोत ने उसकी भी मनाही की है। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि क्या देखना सिर्फ आंखों से ही होता है? ये चेतना के स्तर का सवाल है। स्रोत कहता है कि ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे ये असंभव है। हाँ, मेरे जैसा। कुछ लोग कहेंगे सपने में, जो गलत है क्योंकि शर्त है कि व्यक्ति पूरे होश में हो। पर लेखक सवाल को वहीं छोड़ देता है, क्या वाकई? अच्छा। ये प्रश्न हमें हमारी शारीरिक सीमाओं से परे सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें ये महसूस कराने की पहली कोशिश है कि जिसे हम मैं कहते हैं, उसकी देखने की क्षमता शायद शरीर की आंखों तक सीमित नहीं है। तो इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया है। इसका सीधा जवाब चेतना के उस स्तर पर मिलता है जहां व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वो सिर्फ ये शरीर नहीं है। ये कोई बौद्धिक पहेली नहीं है। ये एक आध्यात्मिक अनुभव की ओर इशारा है। कह सकते हैं कि यह सत्य की ओर पहली सीढ़ी है। यह एहसास कि हमारी पहचान हमारी शारीरिक सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी है। ठीक है, ये गहरा है। यहाँ एक और सवाल है जो इसी से जुड़ा हुआ लगता है। जब कोई सपना देख रहा होता है तो उसका शरीर तो बिस्तर पर होता है, पर उसकी चेतना कहीं और घूम रही होती है, कभी पहाड़ों पर, कभी किसी दूसरे देश में। हाँ। जागने पर उसे याद रहता है कि उसने सपना देखा, तो वो कौन है जो जागते और सोते दोनों समय देख रहा था? वाओ, ये सवाल सीधे सीधे उस देखने वाले यानी साक्षी पर चोट करता है। अगर आप सोचें तो जागते समय शरीर और मन दुनिया का अनुभव कर रहे हैं। सही है। सपने में शरीर तो निष्क्रिय है, पर मन अनुभव कर रहा है। और गहरी नींद में जब कोई सपना भी नहीं होता, तब भी सुबह उठकर हम कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई। हाँ, कहते तो हैं। तो ये कैसे पता है कि नींद अच्छी थी? वो कौन था जो उस समय भी मौजूद था? इसका मतलब कोई है जो हमेशा ऑन रहता है, चाहे हम जागे हों, सपने देख रहे हों या गहरी नींद में हों। बिल्कुल। स्रोत का तर्क है कि वो देखने वाला ही हमारी असली चेतना है। हाँ। जो शरीर और मन से अलग है, लेकिन उनका इस्तेमाल करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर देखने वाला शरीर नहीं है, तो फिर हमें शरीर के दर्द या खुशी का अनुभव क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि चेतना शरीर को एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है। हाँ। जैसे कोई ड्राइवर कार चला रहा हो। अच्छा। ड्राइवर को पता होता है कि वो कार नहीं है, पर कार को टक्कर लगने पर झटका उसे भी लगता है। बात समझ में आई। ये हमारे शरीर के साथ खुद को पूरी तरह से पहचानने की जो धारणा है ना, उसको चुनौती देता है। धारण देता है जो शायद हमारी पीढ़ी को तुरंत समझ में आ जाएगा, वीडियो गेम का। हाँ, ये एनालॉजी बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही कमाल की है। कल्पना कीजिए एक बहुत एडवांस्ड वीडियो गेम की। गेम का हीरो, मान लीजिए उसका नाम एलेक्स है। वो सोचता है कि वो सब कुछ खुद कर रहा है, लड़ रहा है, जीत रहा है, खजाना इकट्ठा कर रहा है। उसे लगता है कि उसके फैसले उसके अपने हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन असल में उसे किसी और ने प्रोग्राम किया है और एक प्लेयर उसे बाहर से कंट्रोल कर रहा है। और जाहिर है एलेक्स को उस प्लेयर के बारे में कुछ नहीं पता। बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार समस्या तब होती है जब एलेक्स गेम के स्कोर, कमाए हुए सोने के सिक्के और अपने लेवल को ही अपनी असली उपलब्धि मान लेता है। वो उस दुनिया में खो जाता है। हाँ, वो भूल जाता है कि वो सिर्फ एक प्रोग्राम का हिस्सा है। वो उस आभासी दुनिया में इतना खो जाता है कि उसे वही सच लगने लगती है। और यहाँ बड़ा सवाल ये है, क्या वो हीरो यानी एलेक्स गेम खत्म होने के बाद उन पैसों और लेवल को अपने साथ गेम से बाहर ले जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही प्लेयर गेम ओवर या शटडाउन बटन दबाता है, एलेक्स और उसकी सारी उपलब्धियां वहीं खत्म हो जाती हैं। और ये सीधे सीधे हमारी जिंदगी पर लागू होता है। हाँ, अगर ये दुनिया भी एक तरह का AI गेम है और हम सब उसके पात्र हैं,
तो हम अपनी सांसारिक उपलब्धियों, डिग्री, प्रमोशन, संपत्ति, रिश्ते से कितना जुड़े हुए हैं? क्या वे स्थायी हैं? नहीं हैं। तो उसका असली मतलब ये है कि हमारी सारी उपलब्धियां, डिग्री, प्रमोशन, सोशल स्टेटस, ये सब सिर्फ इन गेम पॉइंट्स हैं। हाँ, और असली जीत गेम के बाहर है, ये समझने में कि प्लेयर कौन है। बिल्कुल। ये तो पूरे वैल्यू सिस्टम को ही पलट देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस एनालॉजी का निचोड़ है। ये हमें माया के चश्मे को उतारकर दुनिया को देखने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम इस खेल के वो पात्र तो नहीं जो अपनी भूमिका को ही अपनी असलियत समझ बैठे हैं। बिल्कुल। और गेम के पॉइंट्स इकट्ठा करने में इतने व्यस्त हैं कि ये भी भूल गए कि एक दिन ये गेम खत्म होना है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? आज की हमारी इस बातचीत से ये साफ है कि स्रोत आधुनिक जीवन की भाग दौड़ को खारिज नहीं कर रहा, बल्कि उसे एक नए नजरिए से देखने की बात कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। जो धारणा है कि आध्यात्मिकता सिर्फ रिटायरमेंट का काम है, उसे ये पलट देता है। हाँ, ये कहता है कि यही रास्ता जीवन को सच में भरपूर बनाता है। बिल्कुल। ये रास्ता कठिन तपस्या या दुनिया छोड़ने का नहीं, बल्कि स्पष्टता का है। बिल्कुल स्पष्टता और सही सवाल पूछने का है। देखिए, स्रोत हमें कोई अंतिम उत्तर नहीं दे रहा है, बल्कि एक तार्किक यात्रा शुरू करने के लिए उकसा रहा है। जैसे हम किसी लंबी यात्रा पर जाने से पहले पूरी प्लानिंग करते हैं, कहाँ जाना है, क्या कपड़े ले जाने हैं, बुकिंग्स क्या हैं। हाँ, पूरी तैयारी करते हैं। वैसे ही हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा की भी तैयारी करनी चाहिए। और उस तैयारी का पहला कदम है सही सवाल पूछना। मैं कौन हूँ, ये सवाल पूछना उस यात्रा का टिकट खरीदने जैसा है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक मूक दर्शक से अपनी जिंदगी के निर्देशक की खोज में निकलने की कहानी है। ये समझने की कहानी है कि हम सिर्फ गेम के किरदार हैं या हमारे पास प्लेयर को जानने का भी कोई रास्ता है। तो इसी सोच के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। स्रोत ये सुझाव देता है कि हम एक ब्रह्मांडीय नाटक या वीडियो गेम के पात्र हो सकते हैं। अगर ये सच है तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि उनकी अपनी जिंदगी के गेम में वो कौन सा एक ग्लिच या असंगति है जिसे देखकर उन्हें कभी लगा हो कि इस प्रोग्राम के पीछे कुछ और भी है। वो कौन सा पल था जब उन्हें लगा कि जो दिख रहा है शायद वो पूरी सच्चाई नहीं है।